तो देखिए, कंझावला केस को 3 दिन हो चुके, कई सीसीटीवी सामने आ चुके, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। दिल्ली पुलिस आज मीडिया के सामने आई, लेकिन महज 1.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन से अब तक क्या क्या सुलझा पाए और 90 सेकंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण कितने सवाल अनसुलझे हैं, ये रिपोर्ट देखिए, सब समझिए। बस 1.5 मिनट, 3 दिन की पुलिस पड़ताल की जानकारी, चंद लाइनें और दिल्ली पुलिस उठकर वापस चल दी। उन सारे सवालों के जवाब अनसुलझे वैसे के वैसे ही रह गए, जिनके जवाब के लिए पूरा देश टीवी के सामने टकटकी लगाए बैठा था। लोगों को इंतजार था कि दिल्ली पुलिस 3 दिनों की पड़ताल के बाद कुछ बड़ा खुलासा करेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस सिर्फ चेहरा दिखाकर चली गई। सवाल वहीं के वहीं रह गए। उस लड़की की मौत पर जितने सवाल उठ रहे हैं, उतने ही सवाल दिल्ली पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है, और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। केस में पुलिस कुछ छिपा रही है। मीडिया के सवालों के जवाब क्यों नहीं लिए गए? बिना सवालों की पीसी खत्म क्यों? सिर्फ 2 मिनट की पीसी क्यों? इन सवालों के जवाब शायद पुलिस ही दे पाए, लेकिन कई दूसरे सवाल भी हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम उस क्राइम स्पॉट पर पहुंची जहां ये पूरी वारदात हुई। लेकिन उससे पहले आपको केस से जुड़ा एक और सीसीटीवी दिखाते हैं। होटल, कमरा, पार्टी, झगड़े का सस्पेंस और एक नए किरदार की एंट्री। ये वो किरदार है जो उस मृतक लड़की की दोस्त है, जो उस रात उस लड़की के साथ होटल में आई थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें वो साफ दिखाई दे रही है। वीडियो उस वक्त का है जब नए साल का आगाज हो चुका था। रात 1:17 के इन वीडियो में मृतक लड़की अपने दोस्त के साथ झगड़ा करते देखी जा सकती है। दोनों होटल के बाहर बहस करती नजर आ रही हैं। जिस होटल में मृतक लड़की और उसके दोस्त नए साल का जश्न मनाने गई थी, उस होटल के कर्मचारी ने खुद दोनों के बीच लड़ाई होने का दावा किया है। आपने क्या देखा? किस समय वो दोनों लड़कियां आई थी? एक आई थी, बाद में कौन आई थी? वो दोनों साथ में ही आई थी। वो दोनों साथ में आई थी, स्कूटी पे थी। वो शाम को 7 साढ़े 7 बजे उन्होंने चेक इन करा था। फिर रूम में गई, वो कुछ पार्टी वार्टी उनकी चल रही थी। सभी पार्टी करने आए थे उस समय 31 को। फिर उस टाइम फिर थोड़े टाइम बाद उनकी लड़ाई झगड़ा होने लग गया, आपसी में लड़ रही थी। वो गाली गलौज कर रही थी माँ बहन की काफ़ी। फिर उसके बाद वो 12 साढ़े 12 तक इस टाइम वो चली गई थी 12 बजे के बाद। फिर उसके बाद नीचे लड़ती रही वो किसी से। खुलासे पर खुलासे, एक के बाद एक नए सीसीटीवी। नए साल के जश्न की रात मृतक लड़की अपने दोस्त के साथ जिस होटल गई थी, वहां जाकर हमारी टीम ने तहकीकात की। यहाँ पर ये देखिए रिसेप्शन है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं भी रिसेप्शन पर आपको एक जो है वो सीसीटीवी दिखाई देगा, जिसकी फुटेज जो है वो पुलिस के पास है। वहीं यहाँ पर जो मृतिका और साथ में जो उसके दोस्त रुके थे, वो यहाँ पर उन्होंने 2 रूम बुक किए थे। पहला रूम जो है मैं आपको दिखा दूं, ये 102 रूम नंबर है। 102 रूम नंबर यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। ये 102 रूम नंबर जहाँ पर ये लड़की रुकी थी और लड़की के नाम से ही बुकिंग हुई थी, और तकरीबन शाम को 7:30 बजे जो है लड़कियां यहाँ पर पहुंची थी। 104 रूम नंबर था जो इसके आगे यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लड़के रुके हुए थे, और अगर आप देखें होटल की हालत जो है, लो बजट गंदा होटल है ये, अगर कहा जाए बहुत ही। अगर यहाँ देखें गंदगी, सिगरेट के बट यहाँ पर आपको फैले होंगे। बहुत सस्ता और गंदा होटल है। कांझावाला कांड में 31 दिसंबर की रात 1:30 बजे से 2 बजे तक का वक्त बेहद अहम है, जब पीड़ित लड़की होटल से बाहर निकली और फिर उसका एक्सीडेंट हुआ। हमारे 2 रिपोर्टर भावना और गौरव श्रीवास्तव ने उस होटल से एक्सीडेंट स्पॉट तक का सीन रिक्रिएट किया और हर वो सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जो अब तक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं।
दरअसल जहां पर आपको यहाँ पर कुछ दुकानें दिखाई दे रही होंगी, रिहायशी इलाका है, वहीं उस तरफ जो है वो स्कूटी पड़ी हुई मृतका की मिली थी। अब सवाल ये है कि जहां से हमने शुरू किया उस होटल की लोकेशन से लेकर और यहाँ स्कूटी मिलने में तकरीबन 50 मिनट का फासला है। उस 50 मिनटों के बीच में क्या हुआ और उसके बाद वो अगले 73 मिनट जहां से वो लड़की की जो डेड बॉडी है वो आखिरी में मिलती है, क्या उनके बीच में क्या हुआ, क्या चीज है जो छुपाई जा रही है आरोपियों के द्वारा और क्या बात अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भावना आना बाकी है। लेकिन चूंकि संशय बना हुआ कि आखिर लड़की के साथ क्या हुआ था। बिल्कुल, दोनों अलग तरीके का एंगल है। परिवार कुछ कह रहा है, पुलिस कुछ और कह रही है। अभी पांचों जो एक्यूज हैं वो इस वक्त रिमांड पर है, उनसे पूछताछ की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है हो रही है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी रोजाना सामने आ रहे हैं। लेकिन आप जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो इस सड़क को भी देख सकते हैं, क्योंकि जो आखिरी बलिनो और जो स्कूटी देखी गई थी वो यहीं पर देखी गई थी, यहीं पे वो दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद वो लड़की जो थी उसे घसीटते हुए करीब 13 किलोमीटर का जो पूरा फासला था जॉन्टी गांव तक, वहां पर जाके डेड बॉडी सुबह 5 बजे के आसपास पुलिस ने रिकवर की थी। सच का पता लगाने के लिए हमारी टीम ने होटल से एक्सीडेंट स्पॉट तक का सीन रिक्रिएट किया। हमारी टीम उस सड़क से भी गुजरी जिस सड़क से उस लड़की और उसकी दोस्त के गुजरने के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। 1:31 पर वो 1 जनवरी की रात होटल से दोनों दोस्त निकलती हैं, स्कूटी पर सवार रहती हैं और उसके बाद वो एक्सीडेंट स्पॉट पे 50 मिनट बाद पहुंचती हैं। यानी कि उस 50 मिनट उस सर्द रात में उस सुनसान सड़क पर वो जा रही थी। क्या उन 50 मिनट के बीच में भी कुछ हुआ? जिन आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, क्या उन 5 आरोपियों से इस बीच में भी उन दोनों दोस्तों का कोई संपर्क हुआ या फिर ये एक महज सड़क हादसा था, हिट एंड रन का केस था, जहां पर वो दोनों दोस्त इसी रास्ते से होते हुए एक्सीडेंट स्पॉट पे सीधा पहुंचती है और वहां पर गाड़ी की टक्कर हो जाती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे भावना कि हम लोग कम से कम सच के करीब पहुंचने की कोशिश करें। बिल्कुल गौरव, हम उसी एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे चलेंगे और देख सकते हैं कि सुनसान सड़क अभी भी है और रात के वक्त ये और ज्यादा सुनसान होगी जब दोनों दोस्तें यहाँ से गुजर रही थी। जिस होटल से मृतक लड़की और उसकी दोस्त निकली हैं और कहां पर वो खौफनाक हादसे का शिकार हुई, हमारी टीम ठीक उसी जगह पहुंची। किशन विहार मोहल्ला है सुल्तानपुरी इलाके में, जिस थाने में जाकर ये मुकदमा दर्ज हुआ और यहीं पर कहीं न कहीं स्कूटी की टक्कर भावना हुई। लेकिन भावना, कुछ सवाल जो हैं वो फंसे हुए हैं मन में। अगर 2 लड़कियां वहां होटल से चलती हैं, यहां आते आते अभी तक किसी सीसीटीवी में दोनों लड़कियां साथ में नजर नहीं आई हैं। क्या दूसरी लड़की जो जिंदा है, उसकी दोस्त है, वो क्या वो सच बोल रही, क्या लगता है? देखिए, पूरा ये जो मामला अभी बहुत उलझा हुआ है, बहुत सारे एंगल्स है, परिवार अलग एंगल है और जो आरोपी हैं उनके अलग एंगल है, पुलिस अलग बता रही है। लेकिन एक बार सड़क की भी तस्वीर दिखाते हैं कि पहली बार जो बलिनो कार थी और जो स्कूटी से लड़की सवार थी, उनका यहीं पर एक्सीडेंट होता है और यहीं से उस लड़की को घसीटते हुए 13 किलोमीटर ले जाके जॉन्टी गांव में उस लड़की की बॉडी पुलिस जो है वो रिकवर करती है। बहुत सवालों के घेरे में है अभी वो मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन कई सारे बड़े सवाल है कि जो उसकी दोस्त थी आखिर वो कहां गई, स्कूटी अगर वो साथ में होटल से निकले थे तो आखिर वो कहां उतरी, वो लड़की वहां यहां पर क्यों आई, उसका घर सुल्तानपुरी में है जैसा हम वहां पर गए भी हैं, तो आखिर इस सड़क पे वो आई और बलिनो बिल्कुल। देखिए 2:10 का सीसीटीवी है, यानी कि उसी के आसपास एक्सीडेंट हुआ। 30-40 मिनट बाद होटल से निकलने के बाद एक्सीडेंट हुआ और करीब 1 घंटे 70 मिनट बाद जो है वो बॉडी मिलती है। तो इन सब के बीच में क्या घटनाक्रम हुआ, क्या जो 5 आरोपी इस वक्त पुलिस की पूछताछ में हैं? अच्छा, सीधे रुक करेंगे। हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी इस वक्त सुल्तानपुरी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, वहां पर क्या तस्वीरें दिख रही हैं, बताइए। देखिए, अभी सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर सामने की तरफ शिवपुरी मुक्ति धाम में अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है अंजलि के पार्थिव शरीर को लाया गया है। उनके परिवार के लोगों को अंदर एंट्री दी गई है, लेकिन बाकी लोगों को अभी दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर गेट पर रोक कर रखा हुआ है। और यहाँ पर गेट के बाहर यदि हम बात करें तो तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आए हैं। और क्यों न्याय मांगने के लिए आए हैं, हम जानने की कोशिश। आप लोगों के हाथों में ये है प्रगतिशील महिला संगठन से हैं आप लोग, क्या कहना चाहती हैं आप अंजलि के इस पूरे मामले में? ऐसी बहुत सारी अंजलि हैं दिल्ली में जिनके सर पर अपने घर को चलाने की जिम्मेदारी है और वो अपने घर पर जो उनके सर पर जो जिम्मेदारी है उनको न्यूनतम वेतन मिल जाए। दिल्ली के इस मामले में फांसी की सजा की मांग करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फेल हो जाते हैं दिल्ली की महिलाओं को
ये गारंटी देने में कि दिल्ली की जितनी महिलाएं जहां पे भी काम कर रही हैं, वो दफ्तरों में काम करें, वो फैक्ट्रियों में काम करें, वो ऐसे छोटे मोटे इवेंट मैनेजमेंट्स में काम करें, उनको वो वेज जिसके लिए दिल्ली सरकार दावा करती है पूरे भारत में सबसे बड़ा है, उसको देने में नाकाम हो गई है। आपको लगता है कि कहीं न कहीं इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट था दिल्ली पुलिस का, बावजूद उसके बहुत बड़ी कोताही हो गई? समय पे यदि कोई चीज हो जाती तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। देखिए, मैं केवल दिल्ली सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हूँ, मैं दिल्ली पुलिस को भी इक्वली जिम्मेदार ठहरा रही हूँ। और यही लोगों का गुस्सा है जो निकल रहा है कि दिल्ली सरकार नहीं, दिल्ली पुलिस को भी यहां पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शुक्रिया मांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन वॉर जोन से, जहां 7 जनवरी की तारीख को लेकर बहुत बड़ी अटकलें लगाई जा रही। कहा यह जा रहा है कि इसी दिन यूक्रेन का इतिहास भूगोल सब तय होगा। वॉर जोन से इस विध्वंसक खबर के पीछे की वजह है रूस के मिलिट्री ठिकानों पर यूक्रेन का ताकतवर अटैक। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पुतिन ने बदला लेना शुरू कर दिया। क्लियर मैसेज दिया कि वो अपने सैनिकों का खून बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। नए साल पर यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है। चंद घंटे बाद यूक्रेन में ऐसी तबाही मचेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। और उसका ट्रेलर पुतिन ने अपने सैनिकों की मौत के बाद दिखाना शुरू कर दिया। सात जनवरी को न्यूक्लियर हमला हो या रूस यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल दागेगा। 7 जनवरी को कीव पर ताबड़तोड़ अटैक होंगे या फिर रूसी सैनिक फिर से टैंकों के साथ चढ़ाई करेंगे। ये फैसला पुतिन ने कर लिया है और इस बात पर खुद यूक्रेन मुहर लगा रहा है। यूक्रेन की एयरफोर्स कमांड के प्रवक्ता का कहना है, हमें अटैक की उम्मीद है और इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम देख भी रहे हैं कि पिछले 3 दिन से हमले बढ़ गए। हमें यह नहीं पता कि उनका प्लान क्या है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी मिसाइल लोड है। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें छिपा है तीसरे विश्व युद्ध का लाल। एक तरफ यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक है और दूसरी तरफ है पुतिन का वो पलटवार जिसे इंतकाम का आगाज बताया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि ये उसी हिमार्स के अटैक का वीडियो है जो उसने रूसी सैनिकों पर किया था। इस हमले में यूक्रेन ने 400 रूसी सैनिकों को मार गिराने की बात कही है, जबकि रूस का कहना है कि उसके 63 जवानों की जान इस मिसाइल हमले में गई। यूक्रेन की मीडिया में यह भी दावा किया जा रहा है कि मारे गए रूसी सैनिकों की तादाद 600 तक हो सकती है। जंग की शुरुआत से अब तक यूक्रेन ने एक हमले में इतने रूसी सैनिकों की जान कभी नहीं ली थी और यही वजह है कि पुतिन का पारा हाई है। डोनेस्क के मकीवका में हुए इस अटैक का बदला लेने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। रूस ने ब्लैक सी से कैलिबर मिसाइल लॉन्च की और यूक्रेन में दहशत मच गई। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने 3 मिसाइलों से ऐसे ठिकानों पर हमला किया जहां नाटो देशों से मिले हथियार रखे गए थे। इस हमले में यूक्रेन का पश्चिमी वेपन बेस तबाह होने का दावा तक किया गया। कुछ यूक्रेनी अधिकारियों की मौत होने की भी बात कही गई। इसके अलावा रूस ने उन इलाकों पर भी धनाधन अटैक किए जहां यूक्रेनी सैनिकों ने हिमार्स से अटैक किया और फिर डोनेस्क के उस इलाके में घूमते हुए पाए गए। ये वीडियो उसी हमले के बाद का बताया जा रहा है। यूक्रेन में इस बात की चर्चा है कि यह हमला या तो इस्कंदर से किया गया है या फिर किसी ऐसी कैलिबर मिसाइल से जो ब्लैक सी से लॉन्च की गई हो। Мы вместе сокрушим врага. Нам не ставили выбора. Ни мы, ни наши мужья мы не хотели войны.
रूस ने यूक्रेन के हमले के बाद एक बड़ी बात कही और वो ये कि इसका बदला कैसे लिया जाएगा। वैसे भी पिछले 10 महीने का इतिहास कहता है जब जब यूक्रेनी सैनिकों ने रूस पर कोई बड़ा अटैक किया तो इसका जवाब उससे भी ज्यादा ताकतवर मिला। पांच दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के एंगल्स से एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया तो उसके फौरन बाद रूस ने यूक्रेन के 10 शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रूस के इन विध्वंसक पलटवार में कीव, खेरसॉन, डेनिप्रो जैसे शहर थर्रा उठे। चेहरे पर खौफ तारी किए जेलेंस्की ने नाटो देशों से गुहार लगाई कि यूक्रेन को बचाया जाए। इसी तरह यूक्रेन ने जब क्रीमिया में कर्च ब्रिज उड़ा दिया तो उसके 48 घंटे बाद रूस ने 83 मिसाइलों से अटैक कर बदला लिया था। पुतिन के रौद्र रूप और जेलेंस्की की जिद ने 12 यूक्रेनी नागरिकों की जान ले ली और 57 घायल हो गए। अब एक बार फिर यूक्रेन ने पुतिन को एक कदम आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया और बहुत मुमकिन है इसका जवाब जेलेंस्की को मिलेगा, जरूर मिलेगा। और इस बार तबाही सिर्फ यूक्रेन में नहीं मचेगी, नाटो देशों के आसमान में भी धुआं उड़ता दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। देखिए, नाटो देशों पर पुतिन की तल्ख तेवर की वजह है यूक्रेन के साथ शेयर की गई खुफिया जानकारी और रूस का दावा है कि जो अटैक यूक्रेन ने उसके सैनिकों पर किया है उसका सैटेलाइट डेटा अमेरिका ने जुटाया, उसकी स्टडी की और फिर यूक्रेन सेना तक वो पहुंचा दिया। अब नए साल पर हुए यूक्रेन के इस अटैक ने व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर से मौका दे दिया और वो इसीलिए नाटो के हथियारों को टारगेट करने लगे हैं। सवाल है कि क्या पुतिन वाकई न्यूक्लियर अटैक कर देंगे? तो इसकी कुछ वजह अब हम आपको बताते हैं। ये रूस और बेलारूस का वो अभ्यास है जिसने नाटो को खौफ मिला दिया। पुतिन के एंग्री तेवर इसलिए भी नाटो को डरा रहे हैं क्योंकि इस बार रूस अमेरिकी हथियारों को बर्बाद करने की ओर बढ़ चुका है। रूस का दावा है डोनेट्स में जिस रशियन बेस पर यूक्रेन ने हिमार से हमला किया उस लोकेशन से जुड़ा डेटा अमेरिका ने ही यूक्रेन को मुहैया कराया। रूसी सैनिकों के ठिकानों की जानकारी भी अमेरिका ने ही यूक्रेन को दी। डोनेट्स में रूस ने कौन से हथियार कहां रखे हैं इसकी डिटेल भी अमेरिका से यूक्रेन तक पहुंचने का दावा किया गया है। रूस का आरोप है कि इसी के बाद स्ट्राइक से उनके 63 सैनिकों की जान चली गई। इसके अलावा कई और जगहों पर अमेरिका की मदद से रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के काउंटर अटैक का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन के मुताबिक क्रीमिया के सेवास्तोपोल में रूस के मिलिट्री बेस पर हमला किया गया। इसके अलावा यूक्रेन की एयरफोर्स के 10 स्ट्राइक किए जाने की भी खबर है। यूक्रेन का कहना है कि इसमें रूस के एंटी एयरक्राफ्ट बर्बाद हुए या नहीं, मगर रूस पर लीड लेने की बात कही गई है। अब सवाल यह है कि पुतिन कैसे अमेरिका समेत नाटो देशों के खिलाफ आक्रामक हुए। जब एक महीने से लगातार यूक्रेन स्ट्राइक करके उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर पुतिन कौन सी रणनीति अपनाएंगे? तो रूस इसके जरिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का बार बार जिक्र कर रहा है। रूस का तर्क है कि जिस तरह अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है उससे यूक्रेन में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और फिर महा खतरा रोकना किसी के वश की बात नहीं।
हालांकि स्पीच अमेरिका के अंदर खाने से ये भी खबर है कि पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन को दिया जाना है। उसे चलाने के लिए यूक्रेन की सेना भी तैयार नहीं है और उसे एक्शन में आने के लिए 2023 के आखिर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में मच रहे हंगामे की। मामला रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे का है, जिसे हटाने की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान हुआ तो वहां पर बसे लोग अब सड़कों पर उतर आए। असम से हैदराबाद तक सियासत जो है वो गरमाने लगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई हुई। नफरत से सियासत तक का ये पूरा मामला क्या है, आज लोकतंत्र में इसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। अल्लाह मेरे मौला इन आशियानों को डूबने से बचा ले। हमारी माएं बहनें बैठी हुई है, ये हमारी इज्जत है, ये हमारी नामूस है। यही लोग सब बसाते हैं, वोट बनाए हमारे और यहाँ पर कम से कम तो 50-60 साल हो गए यहाँ रहते हुए। नहीं कोई दिक्कत नहीं करना पड़ा। और 4 मस्जिदें हैं और 2-3 मदरसे भी हैं। देवभूमि के रूप में मशहूर उत्तराखंड के शहर हल्द्वानी की तस्वीरें हैं ये, जहां रेलवे लाइन के किनारे की गफूर बस्ती को हटाने का आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट दे चुका है। मामला रेलवे की जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जे का है, जिस पर पिछले कई सालों में मकान, दुकान से लेकर मस्जिद, मदरसे तक बसा दिए गए हैं और अब अदालत के आदेश पर कानूनी कार्रवाई की। दस्तावेज है, यहाँ पर फ्री होल्ड तक मकान है, जिसमें बैंक है, स्कूल है और लोगों को सारा टैक्स दे रहे हैं लोग। आज हम इतने परेशान हैं कि हम जानते हैं रात को रोटी खाना पीना हराम है हमारे लिए। क्या करेंगे हम, अपने बच्चों को ले आके कहाँ फेंकेंगे हम जाके। हमें यहाँ पे हो गए 20-25 साल। ना हमें किसी ने नहीं रोका और बल्कि हमारा साथ दिया है। वोट बैलेंस की राजनीति करिए, यहाँ कैबिनेट मंत्री बनते हैं और वो हमें आश्वासन दे रहते हैं कि आप बनाओ, हम खड़े हैं पीछे। इससे पहले कि हम गफूर बस्ती को लेकर मचे बवाल की हकीकत समझे, उसकी इन्वेस्टिगेटिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये जरूरी है कि आप समझ लें कि हल्द्वानी की गफूर बस्ती को लेकर सियासत कहां से कहां तक गरमा रही है और इस पर सियासी रोटियां सेकने के लिए कौन से बड़े चेहरे बेताब हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद फारूक अब्दुल्ला हों या हैदराबाद से AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी हों या फिर असम की AIUDF और उसके मुखिया बरुद्दीन अजमल हों, सब एक सुर में हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बसाई गई गफूर बस्ती को हटाने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को एंटी मुस्लिम बताने में जुटे हैं और दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे मोदी सरकार की नफरत की राजनीति है। आज देखिए नैनीताल में मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। कौन जिम्मेवार है उसका? खैर मुझे बताइए, क्या नफरत से ये मुल्क आगे चलेगा? निकाला जाएगा तो ज्यादातर इसमें मुसलमान है, गरीब है पूरे, इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? मुस्लिम और हिंदू का नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जिसका भी हो इविक्शन हो तो उसको एक अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए। मेरा ये क्वेश्चन है, हल्द्वानी में जो अभी इविक्शन हो रहा है, रेलवे का इविक्शन हो रहा है, तो हमारा पांडु रेस कैंप में कब होगा? इसमें भी तो मोर देन 50,000 इंक्रोचर है रेलवे का मिट्टी में। गुवाहाटी में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ में 1 लाख से भी 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन रेलवे में है।
सियासी उकसावे वाले ये बयान किस तरह लोगों के दिलो दिमाग में जहर घोलेंगे, ये समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हल्द्वानी में रेलवे लाइन पर बसी गफूर बस्ती की असल हकीकत है क्या? टाइम्स नाउ नवभारत ने मौके पर पहुंचकर इसकी पड़ताल की। गफूर बस्ती की ग्राउंड रिपोर्ट कर वहां अतिक्रमण की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश की। हमारे अलावा जगह के अलावा कुछ है नहीं हमारे पास। आप कैसे देखते हैं ये क्या हो रहा है आपको? तो ये हम करेंगे क्या? अब हम जाएंगे नहीं वो सर, हम तो पैदा भी नहीं होते जबकि मदरसे बने हुए, जबकि मस्जिदें बनी हुई सर। ये नगर निगम में पर्ची काटती है 30 रुपए महीने की। हाँ 40 रुपए महीने की कूड़े की पर्ची कटती है सर। यहाँ गाड़ी आती है, बत्ती का बिल ये वो पानी का सब चीज दिया जाता है। ये सारे नेता जो हमारे ऊपर बोर्ड की राजनीति होती रही है, हमारे ऊपर हमसे कभी हमें रोका नहीं गया, और आज एकदम एक ऐसा जिन निकल के आता है रेलवे का कि रेलवे कहती है कि हमारी सब अपनी भूमि है। हल्द्वानी के जिस इलाके में गफूर बस्ती बसाई गई है वो वन भूलपुरा का इलाका है। यहाँ रेलवे की 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर अवैध कब्जा है। करीब 5,000 परिवार और 45,000 से ज्यादा की आबादी है। दावा है कि यहाँ अवैध कब्जा करने की शुरुआत 1975 से शुरू हुई थी। 1975 से साल 2022 यानी करीब 47 साल, और तब से अब तक न जाने कितनी सरकारें आईं और गईं। हल्द्वानी का यूपी का हिस्सा रहते और फिर उत्तराखंड बनने के बाद गफूर बस्ती चली गई। जहां शुरू में बसाई गई झोपड़ियां वोट बैंक के सियासत में धीरे धीरे कच्चे मकान बने, और अब पिछले कई सालों से तो यहां सब कुछ पक्का हो चुका है। अवैध हैं, हम गलत हैं, तो जितने विधायक सांसद यहाँ से बन के जाते हैं वो सब अवैध हैं। मेरा कहना यह है कि जब हमें हर तरह के आरोप हम पे लगते हैं, तरह के आरोप हम जो लगते हैं, किस तरह के आतंकवादी या उग्रवादी की श्रेणी में हमें लिया जा रहा है, और हमें ये कहकर उजाड़ा जा रहा है कि अतिक्रमणकारी हैं। अतिक्रमणकारी अगर हम होते तो हमारे प्रतिनिधि जो हमारी पैरवी कर रहे हैं वो भी अतिक्रमणकारी हैं, और वो भी मतलब। हल्द्वानी की गफूर बस्ती में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर 8 से 10 बड़ी मस्जिदें बन चुकी हैं। 5 मंदिर भी बनाए गए। कई मदरसे और स्कूल भी इन्हीं अवैध बस्तियों में चल रही हैं। सवाल ये है कि अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जद में अगर मंदिर मस्जिद दोनों आ रहे हैं तो ये कैसे एक खास तबके के खिलाफ मजहबी कार्रवाई है? लेकिन सियासी रोटियां सेकने वाले तो इस तथ्य को दरकिनार कर मजहबी उकसावे में लगे हुए हैं। अवैध अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के आदेश पर पर्दा डालकर पूरी तस्वीर इस तरह से पेश कर रही हैं जैसे ये एक तरफा कार्रवाई है। इसके पीछे नफरती एजेंडा है। जिस प्रकार से कई वर्षों से जो लगातार हमारे प्रदेश के अंदर जो जिस तरह से डेमोग्राफी को परिवर्तित करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार से हम डेमोग्राफी चेंज करने की जो लोग सोच रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। आपको बता दें, साल 2016 में नैनीताल हाई कोर्ट में गफूर बस्ती के नाम पर हो रहे अवैध कब्जे पर सख्त ऐतराज जताया था। तब रेलवे सुरक्षा बल अवैध कब्जेदारों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, लेकिन तब तक गफूर बस्ती में बड़ी तादाद में लोग कब्जा जमा चुके थे। 1.5 दशक पहले भी गफूर बस्ती में कब्जा हटाने का अभियान चलाया गया। तब कुछ इलाके में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में घरों के नीचे से रेलवे लाइन निकली थी। इस कार्रवाई का तब भी भारी विरोध हुआ था और सरकार बदलते ही सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। जो जगह खाली करवाई गई थी उस पर भी दोबारा कब्जा हो गया। पहले कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश ने इन कब्जेदारों का साथ दिया। अब उनके बेटे हल्द्वानी से कांग्रेस पार्टी के विधायक सुमित हृदयेश अवैध कब्जेदारों के समर्थन में हैं। उन्होंने अवैध अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं उत्तराखंड में विपक्ष में बैठी कांग्रेस इसे सियासी तौर पर भुनाने में अब जोर लगा रही है।
के इन सभी परिवारों की तरफ मानवीय दृष्टिकोण डालते हुए न्यायालय में पैरवी करे। उन बस्तियों को जो पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उनको मलिन बस्ती घोषित किया था, उनको मलिन बस्ती घोषित किया जाए, ताकि अगर कभी ऐसे अतिक्रमण के विषय में खाली भी हों तो उनको रिहेबिलिटेट करने, पुनर्निवास के लिए उनके योजना राज्य सरकार बना सके। तो मानवीय दृष्टिकोण एक राज्य सरकार को चाहिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसी प्रकार की राजनीतिक गुंजाइश नहीं बचती है। कहीं पर भी अगर किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है और कोर्ट के आदेश के द्वारा विधि के सम्यक क्रम में अगर उसको हटाया जा रहा है, तो ऐसे मसलों पर राजनीतिक दलों को राजनीति करने से परहेज करना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अपने सत्ता शासन काल में अवैध बिल्डिंगों को, अवैध निर्माण को, अवैध अतिक्रमण को हमेशा संरक्षित करते रहे हैं। इसलिए कहीं पर भी अगर कोई अवैध कब्जा है तो उसको संरक्षित करना अपनी वो राजनीतिक दायित्व समझते हैं और इसी राजनीतिक दायित्व के तहत उस ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर के वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये बातें स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लंबे समय तक सरकार चला चुकी कांग्रेस तो ठीक, समाजवादी पार्टी भी हल्द्वानी विवाद में एक्शन में है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसे गफूर बस्ती के लोगों के खिलाफ सियासी साजिश बता रहे हैं। उनके निर्देशों पर समाजवादी पार्टी का 10 सदस्यों वाला एक प्रतिनिधि मंडल गफूर बस्ती के लोगों से मिलने 4 जनवरी को हल्द्वानी पहुंच रहा है। और समाजवादी पार्टी ये जानती है कि रेलवे का जो निजीकरण है, उसकी जमीनें प्राइम लैंड हैं, ये किसी न किसी पूंजीपति को देने के लिए गरीब मुसलमानों को, गरीब कोई भी हो, उसको उजाड़ने का काम हल्द्वानी में जो हो रहा है। समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है इस देश की हुकूमत से, शहंशाह से, कि आप उनका धर्म जो भी हो, उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनकी माएं रात में कड़ाके की ठंड में बैठे हैं और शहंशाह सो रहा है दिल्ली में गरम हीटर में, उसमें टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर।